नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार में विधान परिषद में आज नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी काले कपड़े पहनकर पहुंची। उनके साथ सभी विपक्षी दलों के एमएलसी भी काले कपड़ों में नजर आए हैं। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि बिहार में बड़ी संख्या में आम लोगों और गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जनता को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस मामले पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव में महज 2 महीने बचे हैं, तब आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की मुहिम शुरू की है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, जो अनपढ़ और गरीब हैं, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है। उन्होंने आगे कहा, अगर वाकई में सुधार करना था तो आयोग पिछले 6 महीने या 1 साल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता, तब जिनके नाम छूटे हैं उन्हें जोड़ा जा सकता था। अब आखिरी समय में यह सब करना सिर्फ वोट काटने की साजिश लगती है। बिहार से ही अगली खबर, जहां बिहार के उपराष्ट्रपति सम्राट चौधरी ने कहा है कि दोनों सदनों में आज एसआईआर के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया है। इस पर मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी पिछले दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक हुआ है, किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। लगभग 98% लोगों ने अपने पूरे परीक्षण के दौरान फॉर्म जमा किए हैं। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो बिहार से बाहर गए, और लगभग 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन एसआईआर से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। 26 तारीख को पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। ड्रॉप कॉपी आएगा, तब सभी पार्टियों को अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल, कांग्रेस पार्टी हो और आरजेडी हो, ये लोग सब गुमराह कर रहे हैं। बिहार के लोगों को 1990 में कहा था कि बांग्लादेश को चुन चुन के बाहर करेंगे। ममता बनर्जी 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवश्यक प्रमाण पत्र, 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रही है। निर्वाचन आयोग कह रहा है सरकार भी इसकी गंभीरता से लेकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया, लेकिन निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बिहार विधानसभा में बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा अभियान पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अपराधियों की जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस पदाधिकारी सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य का विरोध करते हुए कहा कि मतदाता सूची से अल्पसंख्यक, दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर भी चिंता जताई। राजद विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार में अधिकारी धन कुबेर हो चुके हैं और चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार है। इसके अलावा भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी टिप्पणी की है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आरजेडी के पास 89 विधायक हैं और उनकी भूमिका बड़े भाई की है। धमका के इस्तीफा लिया है
और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। दीजिएगा आगे क्या क्या होता है। कपड़ा काला जो पहने हैं उसको तो मैंने बताया है ना कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है। पटना से अगली खबर। पटना उच्च न्यायालय के हॉल में आज एक गरिमामय समारोह में न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने न्यायाधीश पद की शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हैं। वे अपने न्यायिक अनुभव, निष्पक्ष दृष्टिकोण और विधि व्यवस्था की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पटना उच्च न्यायालय के कई अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे हैं। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के दिनापट्टी पुल के पास तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान त्रिवेणीगंज के डपरखा निवासी 35 वर्षीय आलोक कुमार के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पिपरा पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि आलोक कुमार यादव बाइक के सुपौल से घर लौट रहा था और इसी दरमियान पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी में परमाने नदी पुल के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार युवक आलोक कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक को आनन फानन में सीएचसी पिपरा लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतक आलोक के परिजन पिपरा सीएचसी पहुंच गए, जहां आलोक के शव को देखने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पिपरा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कतः जात रहे? कौन सा आवे रहे हो बाप? कतः घर जात रहे? डफर का देखे हो बाप? देखे ना ये हो बाप, एक कागो लड़का थे उनका? एक ही थे 3 4 7 5 साल के थे। ऊपर नाम एक्सीडेंटल केस आया हुआ है। ये पेशेंट जो लाया था उन्हें बताया कि किसी 4 चक्का वाहन ने धक्का मारा है और यहाँ पेशेंट ना ब्रॉड डेड आया हुआ था, मरा हुआ था। इसलिए लोग यहाँ भीड़, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया है। त्रिवेणीगंज था। और अब खबर झारखंड से है, जहां राजधानी रांची में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जनता दरबार लगाया है। बीते सोमवार को कांग्रेस भवन में हुए इस जनता दरबार के दौरान उन्होंने आमजनों की समस्याएं सुनने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और समाधान निकालने के लिए कहा गया है। तो वहीं इस मौके पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जनता दरबार में रांची, गुमला, धनबाद, पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। इसके साथ ही इरफान अंसारी ने दावा किया है कि जनता दरबार का लाभ आम लोगों को निश्चित रूप से मिल रहा है। उसमें है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए हैं। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है। कोई भी राज्य का कोई भी मरीज एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं समीक्षा करके आया हूँ, पहली बार ऐसा राज्य का मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए। सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोगों की जान चली जाती थी। एकदम पर्याप्त पैसा है। कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है।
केंद्र सरकार के विरुद्ध राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं से आक्रोशित सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने दोषियों को सजा दिलाने के साथ महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस महिला संगठन द्वारा सोमवार की देर शाम विशाल न्याय मार्च के दौरान भाजपा शासित राज्य में होने वाली महिला से संबंधित घटनाओं के खिलाफ मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया गया। मौके पर पोस्टर लेकर बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आवाज उठाते हुए सभी महिलाओं ने कांग्रेस भवन से लेकर फिरायल्ले चौक तक रैली का आह्वान किया है। गढ़वा पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने स्थानीय शिव डोडा मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद दिया, साथ ही मंदिर में घूमकर जायजा भी लिया। गढ़वा सहित पूरे झारखंड वासियों को श्रावण मास की दूसरे सोमवारी की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन ये कामना करते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा गढ़वा सहित पूरे झारखंड वासियों पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अपार खुशी है कि पिछले सरकार से जब मुझे पर्यटन और खेल मामले के मंत्री बनाने का मौका मिला था, उस समय मैंने पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वा को मुकाम देने का काम किया था और सभी धार्मिक स्थलों को जो डी श्रेणी या उससे सी श्रेणी में, जो सी श्रेणी साथ ही बी श्रेणी में आते हैं, उन्हें सफलता भी मिली है। उसमें शिव डोडा मंदिर भी शामिल है। अभी सरकार हमारी है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार हो और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। कोशिश पूरी रहेगी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं गढ़वा के, सभी का पुनरुद्धार हो और सभी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, सभी का विकास हो। और हम सभी लोग मिलकर भी, हम व्यक्तिगत रूप से भी आज कमेटी को आश्वस्त करते हैं कि शिव डोडा मंदिर के विकास में जो भी हमारा व्यक्तिगत सहयोग होगा, मैं निरंतर उसके लिए, हमेशा उसके लिए तैयार हूं। और शिव डोडा मंदिर का विकास हो अच्छे से, क्योंकि आज नहीं, ये बहुत प्राचीन काल, क्योंकि बचपन में भी जब हम लोग यहाँ खेलते कूदते थे तो शिव डोडा मंदिर हो या निमिया स्थान हो या और भी जो भी यहाँ पर स्थल हैं, सभी का वही महत्व था जो आज है, लेकिन विकास नहीं हो पाया इनका। अब विकास की भी जरूरत है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन सारे पवित्र धार्मिक स्थलों का विकास होगा। राजधानी रांची के सभी प्रखंडों के विद्यालयों में अब जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने बड़ी पहल की है। दरअसल जिला स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के भाषा क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ शब्दावली संवर्धन कार्यक्रम के तहत वोकैबथॉन को प्रारंभ किया गया है। जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालयों को रोजाना नए नए अंग्रेजी शब्दों से परिचित कराया जाता है और साथ में उन्हें उच्चारण के साथ साथ शब्दों का सही प्रयोग का अभ्यास भी कराया जाता है। जिला शिक्षा कार्यालय से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बादल राज की ओर से उठाए गए इस बड़ी पहल का परिणाम स्वरूप बच्चों के अंग्रेजी शब्द पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता में तेजी से सुधार के दावे भी किए जा रहे हैं। तो वहीं इसका एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे हर विषय को प्रभावी ढंग से समझ सकें और भाषा को और सहजता के साथ आनंद लेकर सीख सकें। इनके अलावा इस कार्यक्रम को संचालित करने के पीछे जिला शिक्षा अधीक्षक का ये भी कहना है कि असर और परख की रिपोर्ट से पता चला है कि सभी प्रखंडों के विद्यालयों में 1 से 8 तक के बच्चों की बुनियादी भाषा के प्रति ज्ञान और पकड़ संतोषजनक नहीं है, जिसे देखते हुए ये बड़ा निर्णय छात्रों के संप्रेषण क्षमता को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक खुद से ही बच्चों के लिए हर महीने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आयोजन रखने वाले हैं और इसमें 50 शब्दों की सूची तैयार करते हैं और फिर समय समय पर विभिन्न स्तर द्वारा वीडियो कॉलिंग और निरीक्षण किया जाता है। हत्या के एक मामले में बोकारो अपर सत्र न्यायालय ने 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल है। बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश दीपक वर्णवाल के द्वारा सजा सुनाते हुए सुखवंत सिंह, राहुल कुमार, चरणदास महतो, मंतोष रंजन, रितेश कुमार, अभय कुमार, लालू महतो को षड्यंत्र के तहत हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार का जुर्माना भी
सुनाया गया है। इसमें अन्य धाराएं भी शामिल है। मामला 24 मई 2023 का है, जहां पिंडराजोरारा थाने के नारायणपुर में सुरेश मुर्मू के जमीन पर अभियुक्तों द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे सुरेश मुर्मू और उनके परिवार के द्वारा निर्माण कार्य को रोकने के क्रम में सारे अभियुक्तों ने इनके ऊपर लाठी डंडे से वार कर दिया, जिसमें सुरेश मुर्मू और उनके परिवार के लोग घायल हो गए थे और इलाज के दौरान सुरेश मुर्मू की मौत हो गई थी। इसी मामले पर यह सजा सुनाई गई है। इसमें सुखवंत सिंह नामक अभियुक्त बोकारो के पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मी हैं। आज बोकारो जिला के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश श्री दीपक बर्णवाल के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें 7 अभियुक्त सुखवंत सिंह, राहुल कुमार, चरणदास महतो, मंतोष रंजन, रितेश कुमार, अभय कुमार एवं लालू महतो को षड्यंत्र कर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माना एवं अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजा दी गई। यह घटना 24/5/2023 की है। मौजा नारायणपुर थाना पिंडराजोरा में सुरेश मुर्मू की ज़मीन पर इन सारे अभियुक्तों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा था, जिसे सुरेश मुर्मू तथा उनके परिजन के द्वारा विरोध किया गया। ये सारे अभियुक्त लाठी डंडा से उन पर जानलेवा हमला कर दिए, जिसे सुरेश मुर्मू। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां सतारा शहर के करंजे इलाके में एक स्कूल की नाबालिग छात्रा के गले पर चाकू रखकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में सतारा शाहपुर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर के समय घटी, जब आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की के गले पर चाकू रखकर उसे डराने की कोशिश की। इस घटना की जानकारी स्थानीय नागरिकों ने तुरंत सतारा पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि यह पूरी घटना एक तरफा प्रेम के चलते हुई है। आगे की जांच सतारा शहर पुलिस कर रही है। ठाणे शहर के घने बस्ती में तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। 3 दिन से लगातार रात में घूमते हुए तेंदुए दिखाई दे रहा है। तेंदुआ इसी क्षेत्र से एक कुत्ते को भी उठा ले गया है। इससे क्षेत्र के नागरिकों के मन में भय उत्पन्न हुआ है। ठाणे के इंदिरानगर क्षेत्र में एक तेंदुए के देखे जाने से नागरिकों में भय व्याप्त है और स्थानीय पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोईर ने वन विभाग से मांग की है कि उन्होंने जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए। ठाणे नगर निगम पाड़ा क्रमांक 15 के इंदिरा नगर कब्रिस्तान हनुमान नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर गतिविधि देखी गई है। चूंकि ये क्षेत्र घनी आबादी वाला है, इसलिए बच्चों और नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ये क्षेत्र एक झोपड़पट्टी क्षेत्र है, इसलिए कई नागरिकों के घरों में शौचालय नहीं है, इसलिए नागरिक रात में शौचालय का उपयोग करने बाहर जाते हैं। तेंदुआ इसी क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एक पालतू कुत्ते को भी उठा ले गया है, जो घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसके बाद से गांव वालों में दहशत का माहौल है। काल परत आला आणि कालही त्या परिसरात तो फिरत वावरत होता। स्लम एरिया आमचे असल्यामुळे त्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय सुद्धा आहेत। सर्वसामान्य नागरिक त्या ठिकाणी शौचालयासाठी रात्री अपरात्री त्या ठिकाणी महिला भगिनी असू दे, लहान मुलं असू द्या या पुरुष असू द्या, त्या ठिकाणी शौचालयासाठी बाहेर पडतात। त्यामुळे त्या परिसरातल्या नागरिकांना अतिशय आपल्या जीवाची भीती निर्माण झालेली आहे। म्हणूनच आम्ही या ठिकाणी नागरिक आणि माझ्याकडे आल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झाली, घराच्या बाहेर लोक निघायला मागत नाहीये, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही येऊन आज निवेदन सादर केलेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्या चित्ता जो आहे त्याच्यावर तातडीने हे करून त्याला ताब्यात घेऊन आणि इतर ठिकाणी त्याला हे करण्यात यावं, याचा त्याचा काहीतरी बंदोबस्त करण्यात यावा, अशा प्रकारची सूचना आम्ही दिलेली आहे। और अब खबर पंजाब से है, जहां समराला में पंजाब सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध युद्ध के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खन्ना जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ज्योति यादव के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए समराला पुलिस द्वारा डीएसपी तरलोचन सिंह के नेतृत्व में समराला क्षेत्र में कासो अभियान के तहत छापेमारी की गई है, जहां डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि जिन लोगों पर पहले एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं उनके घरों की जांच की जा रही है। साथ ही उन नशा तस्करों के घरों की भी जांच की जा रही है जिन पर पहले एनडीपीएस के मामले दर्ज है। ये तलाशी अभियान सुबह 8 बजे से शुरू किया गया है, जो
समराला के माछीवाड़ा के विभिन्न इलाकों में चलाया जा रहा है। डीएसपी ने कहा है कि जो लोग अभी भी नशा बेच रहे हैं वे बेचना बंद कर दें, अन्यथा उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਦਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਜੇ तक 6 जगह ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6-7 जगह ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई है। ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में हुई है, जिसमें आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण और जैव विविधता संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी के लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं। बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं, सोलर की सूर्य घर योजना आरंभ की है, तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है। तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे, अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए। और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे हैं। और यदि किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो सोलर का अधिकतम उपयोग करे, बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है, धंधा कर सकता है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य मंत्री अरुण साव भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय मानक ब्यूरो के रायपुर कार्यालय द्वारा रायपुर के नवीन विश्राम भवन में 21 जुलाई और 22 जुलाई को 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश भर से आए विषय विशेषज्ञ कार्यक्रम में पीएचई के अभियंताओं को जल प्रदाय योजनाओं में प्रयुक्त सामग्री और कार्यों के नए मानकों की जानकारी दे रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रदेश भर के 120 से अधिक अभियंता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए एक जोरदार प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कद्दावर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कॉल ब्लॉक आवंटन और पेड़ों की कटाई से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए कहा, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब सबूतों के सामने कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। भाजपा का बड़ा आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार को उन्होंने पत्र लिखा था, परमिशन मांगी थी और अब उन्हीं मुद्दों पर अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस संगठन को झोंक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, वे अपने तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर काम करती है। कोई विधानसभा की कार्य सूची देखकर कार्य नहीं करती, इसलिए ईडी की कार्यशाला पर कोई भी टिप्पणी वे नहीं कर सकते। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घपलों घोटालों को लेकर गिरफ्तार किसी भी आरोपी को अभी तक जमानत नहीं मिली है और जिनको 2-3 साल बाद जमानत मिली है तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने को कहा गया है। अगर एजेंसियां गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहा है, उनको व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। कोई निर्दोष है तो उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। राजनांदगांव और बालोद मुख्य मार्ग पर टटेंगा मोड़ पर इतिहास रचा गया है, जहां टटेंगा, हरदी, औरी
भरदा, गंदरी और रानी तराई सहित 7 गांव के करीब 500 ग्रामीणों ने वर्षों की उपेक्षा के खिलाफ चक्का जाम कर दिया है। जहां नारे गूंजे हैं, पक्की सड़क दो, लॉलीपॉप नहीं हक दो। ग्रामीणों का कहना था कि बीते कई वर्षों से लगातार आवेदन, जनप्रतिनिधियों से आग्रह और आंदोलन किए गए, पर नतीजा हर बार सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहा। गांव के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत प्रतिनिधि और पूर्व जनपद अध्यक्ष जागृत सोनकर के नेतृत्व में इस बार प्रशासन की चेतावनी दी गई है, अब नहीं तो कभी नहीं। पूर्व जनपद सदस्य राजेश साहू ने दो टूक कहा है, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाकर बहलाने का काम करती है, जमीनी काम अब तक शून्य है। जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक पर उस समय हमला कर दिया गया जब वह एक दुकान के पास आपसी विवाद में उलझे युवकों को समझाने की कोशिश कर रहा था। घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामला अब पुलिस के संज्ञान में भी पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक पामगढ़ की एक दुकान पर कीटनाशक दवा लेने गया था, तभी उसने देखा कि दो युवक आपस में बहस कर रहे हैं। उसने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक युवक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि पीड़ित को बेल्ट और मुक्के से मारा गया, जिससे उसे सिर, आंख के नीचे, कंधे, पीठ और घुटने में चोटें आई हैं। घटना को मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने देखा और बीच बचाव भी किया। पीड़ित के अनुसार मारपीट के दौरान उसका पर्स भी गिर गया, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दे दी है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर के राजा पड़ाव क्षेत्र के ग्राम बूदबेड़ा में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों का विशाल बैठक रविवार को संपन्न हुई है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल होकर सर्वसम्मति से निर्णय उन्होंने लिया गया है कि अब तक हार कर अधूरा स्कूल भवन को पूरा कराने के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। गरियाबंद जिला के अंतिम छोर और उड़ीसा सीमा से लगे राजा पड़ाव क्षेत्र के गांव में स्कूल जतन योजना के तहत ठेकेदार के द्वारा नवीन स्कूल भवन निर्माण किया जा रहा था, जिसे महीनों से बंद कर दिए जाने के कारण आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण इस सत्र में भी स्कूली बच्चों को झोपड़ी नुमा खंडर मकान, दूसरे के घर, पेड़ के नीचे से पढ़ने को मजबूर बच्चे हो रहे हैं। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित समाज कल्याण, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति एवं विलंब पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपस्थित पंजी का भी निरीक्षण किया और कहा कि उपस्थिति में पारदर्शिता और नियमितता आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर अब कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।